3 पॉइंट्स लिखवाया ना, बस वही करो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में लिखें अ फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन formula which gives the relationship between image distance v comma object distance u, and focal length f of a spherical mirror spherical mirror and focal length f of a spherical mirror is known as the mirror formula. Is known as the mirror formula. One upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो डाउट था। हाँ जी बताइए। सर इस चैप्टर में लेंस फॉर्मूला भी है क्या सर? लेंस फार्मूला है, लेकिन ना वो इसमें रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में, इस चैप्टर में है लेंस फार्मूला भी है। ठीक है, लेंस फार्मूला भी है। वो अभी तो हमने मिरर करा है, सिर्फ मिरर के बाद में फिर लेंस करेंगे, रिफ्रैक्शन में लेंस करेंगे तो उसमें लेंस फार्मूला भी आएगा। ठीक, तो जरा देखिएगा 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, ये फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला बोलते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके के होते हैं वो भी देखेंगे। पहले आप लिखें लीनियर मैग्नीफिकेशन, यहाँ लिखें लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन में लिखिएगा द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज the ratio of the height of image to the height of object is known as the ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification. Is known as linear magnification. Full stop. M is equal to h2 upon h1. M is equal to h2 upon h1. Small h m बनेगा ना? M small m. कैपिटल किस लिए होता है? हाँ? कैपिटल M किस लिए होता है? कैपिटल M यहाँ पर नहीं लेना हमको तो स्मॉल m ही लेना। कैपिटल M यहाँ पर नहीं, कैपिटल M डैश हम लेते थे अपर्चर के लिए, है ना? तो m is equal to h2 upon h1 where h1 is height of object, and h2 is height of image.
हाइट ऑफ इमेज। अब इसी तरीके से लीनियर मैग्नीफिकेशन की एक डेफिनेशन और होती है, लिखेंगे द लीनियर मैग्नीफिकेशन, और करके लिखिएगा, और करके लिखिएगा द लीनियर मैग्नीफिकेशन produced by a mirror is equal to the linear magnification produced by a mirror is equal to the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of the image distance is equal to the ratio of the image distance to the object distance with a minus sign, to the object distance with a minus sign, मतलब m is equal to माइनस वी अपॉन यू, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हम इसके ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। तो देखते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पर v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है? हमने बताया था कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। तो पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको बोलेंगे u। इमेज डिस्टेंस को बोलेंगे v। और f इज फोकल लेंथ, के पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक। अच्छा, h2 यहाँ पर क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद कैसे रहेगा? h1 1 पहले आता है, h2 2 बाद में आता है। तो पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, बाद में क्या आएगा? इमेज। पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी, है ना। तो h2 अपॉन h1 ऐसे याद रखना है कि h1 यानी कि पहले 1 आया यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आया, h2 बाद में 2 आया यानी कि बाद में इमेज आया। तो h2 अपॉन h1 याद रखो या माइनस वी अपॉन यू। सर एनसीईआरटी में आप एच डैश अपॉन एच करके लिखो। हाँ, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने एच डैश बोल दिया हाइट ऑफ इमेज को और एच बोल दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, एक ही बात है। क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द साइज आज मैंने पॉलिनॉमियल का एनसीईआरटी फिजिक्स से पैराबोला के बारे में देखा। हाँ, मैं बताऊंगा पैराबोला क्या है। वो उन्होंने ना ये बता रखा होगा कि जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको जब प्लॉट करते हैं, मतलब उसका जब ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक पैराबोला जैसा बनता है। हाँ, वो क्या है वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter and an object of size 1 centimeter when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. From a concave mirror is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter.
ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम बनाना नहीं है, बस रे डायग्राम से एक थोड़ा सा हिंट लेना है मेरे को कि मुझे यू वी एफ ये सब कितना कितना लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इसका हिंट लूँगा मैं। कैसे? इन्होंने बोला फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म मैंने एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट का, h1 दे रखा है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आप ये देखो, अगर मैं एक कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो कॉनकेव मिरर ऐसे हो गया, कॉनकेव मिरर ऐसे हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया। अब वो बोल रहे फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया ए बी। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि अगर मैं पोल से मेजर करूँगा, अगर मैं पोल से मेजर करूँगा तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से हमेशा नेगेटिव। तो यू इज इक्वल टू कितना? -15 सेंटीमीटर। दूसरा, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव का जो फोकस है भाई, अगर मैं इसको एक स्फीयर बना दूँ, कंप्लीट कर दूँ, तो इसका सेंटर इधर पड़ेगा, सेंटर इस तरफ पड़ेगा, उस तरफ तो नहीं पड़ेगा। तो इसका फोकस इस तरफ होता है। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। सेंटर में सी होगा, सेंटर तो पर ये -10, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो सी बोलते हैं। तो ये -10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं दिखाई दे रहा है? भाई उन्होंने बोला फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव का फोकस, अब सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आप ये याद रखेंगे कि जो कॉनकेव है, कॉनकेव का जो फोकस है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। अब जब कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड में होगा तो इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। बताओ भाई, अगर लेफ्ट में फोकस है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। समझ गए? सर अगर ऐसा सर यू या फिर बी का सर अगर वो निकाल के आ जाए साइन, तो फिर सर नंबर लाइन पे रेफरेंस कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही सोचेंगे कि अगर v की वैल्यू निकालने के लिए आएगी तो आप ये देखो कि वो ऑटोमेटिकली आपका या तो अगर वर्चुअल इमेज बन रहा होगा तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो v है, इमेज का डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव आएगा। और अगर वो रियल होगा तो रियल इमेज कहाँ बनती है? सेम साइड पर बनती है, सेम तरफ बनती है। तो जब सेम तरफ बनेगी तो v की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अच्छा, उतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हम तो शुरुआत में सिर्फ इतना देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जा रहा है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। हमने 6 अलग अलग केसेस देखे थे। किसी भी केस में ऑब्जेक्ट को हमने राइट साइड में नहीं रखा। अच्छा, ये केसेस अभी करें तुमने? नहीं, चलो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा ये। हो सकता है समझने की कोशिश ना, हो सकता है कुछ चीज़ बिल्कुल भी ना आए समझ में। तो देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो लेफ्ट साइड में जो चीज़ रखी जाएगी वो नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस कितना है वो अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखिए क्या होगा। उन्होंने पूछा है साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज भी निकालेंगे, पोजीशन भी और नेचर भी। नेचर 2 तरीके के होते हैं, या तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो सेम साइड पर बनती है इमेज उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। जो मिरर के पीछे बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा, मैं अभी करता हूँ, आपको ना आधा घंटा मेरे को दे दो, मेरी क्लास खत्म हो जाए फिर कॉल करता हूँ। ओके। चलिए जी, अब हम यहाँ पर कहते हैं बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला
by using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो 1 upon v plus 1 upon u कितना है -15 is equal to 1 upon f कितना है फोकल लेंथ कितना -10. बस मुझे इतना बता दीजिए, ये तो समझ में आ गया ना ये फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कैसे है, तो समझ में आ गया होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव ही होगा. ठीक है. अच्छा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 15 और पॉजिटिव टर्म अपॉन नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 10. अब इसको इधर ले जाओ तो ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 15 और माइनस का 1 अपॉन 10. अब 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30. 15 और 10 का एलसीएम होगा 30. तो 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2 माइनस 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3. तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30. ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया. ठीक है. 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30. अब आप लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. तो इसको देखकर ये मत सोचना कि क्वेश्चन हमारा जो रिजल्ट है वो गलत आया है. क्यों? क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव में आई है. इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड में ही बन रही है, तभी तो वो नेगेटिव आया. तो लेफ्ट साइड में बनने वाली इमेज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड. तो इसका मतलब सबसे पहले वो क्या पूछ रहे थे, सबसे पहले उन्होंने साइज़ पूछा. तो साइज़ मैं अभी खैर निकालूंगा, साइज़ को छोड़ो. नेचर जो है और पोजीशन ये दोनों देखते हैं. ये पोजीशन है भाई, v का मतलब इमेज डिस्टेंस. हाँ नहीं वो भी मत बताओ आप तो सीधा उसको ये बताओ कि कितनी दूरी पर बन रही है. अब तो मेरे को एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल गया ना. तो आप ये लिखेंगे, यहाँ लिखें पोजीशन ऑफ इमेज हो गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज. उसके बाद फोकल लेंथ. अच्छा फोकल लेंथ तो इन्होंने दे रखी है, छोड़ो. पोजीशन ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. और जो भी इमेज मिरर के सामने बनती है उसको क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड. तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर हो गया. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई आपको उसका साइज़ और बताना है. तो साइज़ देखिएगा, साइज ऑफ इमेज मतलब H2. ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हम निकालेंगे. मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं. जब भी हमसे साइज पूछा जाएगा तो मैं मैग्नीफिकेशन यूज़ करूँगा. तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है इसका H2 अपॉन H1 और एक फॉर्मूला होता है माइनस V अपॉन U. माइनस V अपॉन U. अब H2 क्या है, H2 तो मुझे साइज ऑफ इमेज बताना है, तो H2 तो मुझे कैलकुलेट करना है. तो लिखिए H2 अपॉन H1. H1 क्या है, इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखा जाता है ना,
सीधा रखते हैं उसको ऑब्जेक्ट को, तो जो भी चीज़ सीधी रखी जाती है उसकी लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इमेज बनती है उल्टी तो उसकी लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो उसको सीधा रखा जाता है। तो कितना आया 1 सेंटीमीटर, तो H2 आप H1 हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर माइनस तो है ही फॉर्मूले में, और V कितना आया -30, और U कितना था, U था माइनस का 15। अब इस ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कर दिया, 15 1 15, 15 2 30, और अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो इधर क्या बचा, केवल H2, और इधर क्या बचा -2, तो H2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, H2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अब नेगेटिव से जो हमने यहाँ पर नेचर लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव से और कंफर्म हो गया कि क्योंकि इमेज का साइज 2 सेंटीमीटर आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर था, इसका साइज आया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब ये ऑब्जेक्ट से तो बड़ा आया है, लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? ठीक है, आ रहा है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सबको समझ में आ गया? सर जो 30 सेंटीमीटर है वो राइट साइड होगा वो मिरर 30 सेंटीमीटर नहीं, फ्रंट में, मिरर के सामने, फ्रंट में, वो होता है बैक साइड, उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, अगर वो पॉजिटिव आता तो जो भी हमको इमेज, जो भी डिस्टेंस मेजर करना होता है ना बेटा, वो यहाँ से मेजर करते हैं पोल से, तो पोल से अगर मैं इस तरफ मेजर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, और अगर राइट साइड में मेजर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, जैसे नॉर्मल ग्राफ। हाँ, +30 वैल्यू आई होती। अगर +30 आया होता तो मैं ये कहता कि पोजीशन है उसकी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और +30 आया तो मैं बोलता कि बिहाइंड द मिरर है, तो वर्चुअल एंड उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड। तो मतलब वो कॉन्वेक्स में कन्वर्ट में आता है, ये वो कॉनकेव की वो फिर नहीं, वो कॉनकेव के ही केस में आता, कॉनकेव का फर्स्ट केस था जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता था। ठीक है, कॉन्वेक्स तो अभी करवाया नहीं ना मैंने। हाँ ठीक है, अभी कॉनकेव का ही देखें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter is placed at a distance of is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror from a an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image which produces a real image 3 centimeter high. Produces a real image 3 centimeter high. Full stop. First है, what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? और second है, find the position of the image. Find the position of the image. अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, an object 2 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, अब देखो
पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको इसमें जो मिरर है वो बनाकर दिखा दिया। अब बार बार मिरर बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे इन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा सीधा ही रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h1 वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, तो इसका मतलब क्या है, h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव का हो गया। is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्केव मिरर से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, बिल्कुल सही, ये हो गया माइनस का 16 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, अब वो एक रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। H2 कितना लूँगा इसको, 3 या -3, -3। बिल्कुल सही, -3। रीज़न बता दो, क्योंकि वो रियल इमेज है, क्योंकि वो रियल इमेज है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधी बनती है। तो क्योंकि रियल बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो हाइट है उसकी वो नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ होगी, उल्टी बनती है, समझ गए। उसके बाद अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मैं फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, देखिएगा जो मुझे वैल्यूज़ दे रखी हैं इन्हीं के हिसाब से मुझे चलना होगा। अच्छा हाँ, तो पहले ये क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप सबसे कुछ बात करनी थी मुझे। ये क्वेश्चन देखते हैं पहले हम, इसमें ये देखिएगा कि ये H2 और H1 दे रखा है और U भी है मेरे पास, तो मैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। आप ये देखो कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1 भी होता है और -V/U भी होता है। H2 मेरे पास है, H1 मेरे पास है, U है, तो V आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ से मेरे पास V आ जाएगा, V क्वेश्चन मार्क, मतलब ये V हमारे पास अननोन है, तो हम ये कहेंगे सिंस m is equal to H2/H1 is equal to -V/U, it implies that H2 क्या है -3 और H1 क्या है 2, तो -3/2 is equal to, माइनस तो आएगा ही फॉर्मूले में, और V क्या है मुझे नहीं पता, तो V को लिखो ऊपर V, और U क्या है -16, ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × V, 2V प्लस 16 × -3 कितना हो गया, -48, और V इज इक्वल टू कितना हो गया फिर, -24, तो V इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आपको, पहले उन्होंने फोकल लेंथ पूछा था, लेकिन हमारी पोजीशन आ गई पहले, ठीक है। पोजीशन ही तो होता है V, पोजीशन ऑफ इमेज, की इमेज कहाँ बन रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, पहले सेकंड पार्ट हो गया। हम ये कहेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज is 24 सेंटीमीटर in नहीं बता रहा हूँ, 24 ही लिखो। जब हम ऐसे स्टेटमेंट में लिखते हैं ना, तो जब मैंने लिख दिया कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि मिरर के सामने की तरफ 24 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं सिर्फ V इज इक्वल टू लिख रहा हूँ तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा, उस नेगेटिव से ये समझ में आ जाएगा कि इमेज सामने की तरफ है। अगर पॉजिटिव होगा, हाँ बोलो, ये जो पोजीशन ऑफ इमेज सर हम लोग मिरर के साथ लेके चल रहे हैं ना, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिएगा, फाइंड द फर्स्ट देखिए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फर्स्ट पार्ट में लिखें बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, पलट कर लिख दिया।
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखा हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख दो, एक ही बात है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना आया -24, तो 1/-24 प्लस 1/u कितना था -16, तो 1/f इज इक्वल टू ये प्लस अपॉन माइनस कितना हो गया -1/24, ये प्लस अपॉन माइनस कितना हो गया माइनस, और 24 और 16 एलसीएम कितना हो जाएगा बता दो, कोई ऐसा नंबर जो 16 और 24 दोनों के टेबल में, हाँ नहीं एचसीएफ नहीं पूछना बेटा, एलसीएम तो इन दो 48 बिल्कुल सही 48 जो दोनों के टेबल में आता हो, जो 16 के टेबल में भी आए और 24 के टेबल में भी आए, ठीक है। ये हो गया 48, तो 24 2 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2 विद अ माइनस साइन, -2 हो गया, 16 3 ज़ा 48, 3 1 ज़ा 3 विद अ माइनस साइन, तो -2 -3 अपॉन 48 ये हो गया। (1/f) is equal to -5/48, taking reciprocal on both sides. F is equal to -48/5, 5 9 ज़ा 45, 48 - 45 कितना हो गया 3 3 0 30, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी हो गई माइनस का 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ अगर हमारी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी। अगर पॉजिटिव आती तो समझ लेते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ करा है, ठीक है। तो -9.6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉन्केव मिरर concave mirror produces 3 times magnified, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Placed at 10 centimeter in front of it. Full stop. Where is the image located? -30. Where is the image located? हाँ -30 है, सही है। तो देखिएगा ये कैसे करना है। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। इसको कैसे हम समझेंगे? देखो ऐसा होता है कि वो पूछ रहे हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो अब अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. U कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो -10 सेंटीमीटर हो गया। और मैग्निफिकेशन क्या होता है
इसको आप ऐसे कर लीजिए, भी हमें कैलकुलेट करना है और इन्होंने बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो मैग्नीफिकेशन होगा -3। ये समझ गए? शायद नहीं आया होगा समझ में। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड का मतलब मैग्नीफिकेशन दे रखा है 3, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला रियल इमेज, तो रियल इमेज जब भी होगी तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ इस चीज़ को, इस चीज़ में कभी भी कोई डाउट मत रखना, मैं इस चीज़ को अभी समझाता हूँ, ये बता रहा हूँ इधर। हमसे कहने जाते हैं इस क्वेश्चन के, हाँ मतलब हमसे कहने जाते हैं इस क्वेश्चन के। हाँ मैं बताऊँगा, मैं बताऊँगा। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा हाइट है, हाइट ऑफ इमेज मान लीजिए, इमेज की हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और इमेज मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की आ जाती है, तो मैं -6 सेंटीमीटर बोलूँगा उसको, अगर वो रियल इमेज है तो। अगर वो रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन निकालिए कितना हो गया। अच्छा ऐसे ही देखकर बताओ कि ये कितनी टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गई। मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, H2/H1 होता है, H2/H1, और H2 कितना है -6 और H1 कितना है 2, तो -3 हो गया ना। इसका मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन -3, इसका मतलब क्या है कि जब भी रियल इमेज आएगी तो मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और जब भी वर्चुअल इमेज आएगी तो मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि जब m की वैल्यू -3 आ गई तो वो पूछ रहे हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड, और यहाँ जैसे m इज इक्वल टू -3 लिखा है ना, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंस द इमेज इज रियल, सिंस द इमेज इज रियल, सिंस द इमेज इज रियल, ये हो गया। तो आप ये देखिएगा कि m इज इक्वल टू -v/u, ये एक फॉर्मूला होता है। m कितना है -3, माइनस इज इक्वल टू माइनस v, तो v ही हो गया, और u कितना है -10, इधर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, -3 इज इक्वल टू v/10, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज की लोकेशन आ गई कि इमेज कहाँ पर है, -30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट पर ही है, मिरर की तरफ ही 30 सेंटीमीटर। समझ गए? बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं। Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं आपसे ना एक चीज़ ये डिस्कस करने वाला था कि जैसे अभी आप में से कई बच्चे ऐसे हैं कि हमने जो ये बैच है ये 21 मार्च को स्टार्ट करा था, 21 मार्च को स्टार्ट करा था, और अब करते करते आज 19 अप्रैल है ना, तो लगभग 1 महीना होने वाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 21 मार्च के 6, 7 या 10 दिन बाद के, मतलब बाद में कुछ दिनों बाद, हफ्ता 10 दिन बाद, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 1 अप्रैल से स्टार्ट करा था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आप लोगों का बचा हुआ पोर्शन है, वो बचा हुआ पोर्शन ना एक्स्ट्रा क्लासेस देकर कवर करा दूँगा, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा क्लास अभी तक तो हुई नहीं, 1 महीना हो गया, ठीक है। अब आप ये सुन लीजिए कि इसका रीज़न क्या है, वो बता देता हूँ। जैसे ना अभी आज 19 है, तो 27 अप्रैल से 10th वालों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और लगभग आप ये समझ लीजिए अभी प्रेशर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अब ये है कि 7 मई से 12th वालों के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो सुबह जो है 8 बजे से हो जाती है क्लास शुरू, और उसमें पढ़ाना होता है इनको बच्चों को। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं 1:30 या 2 बजे तक ही फ्री हो पाता हूँ, फिर 3:30 बजे से आपकी क्लास होती है। तो हम ना अभी के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे 27 को उनका पहला पेपर है, फिर मेरा काम कहाँ तक रह जाता है वो बताता हूँ मैं, कि 5 मई को मैथ्स का एग्ज़ाम, 5 मई को मैथ्स का एग्ज़ाम है, और 10th मई को साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि 23 जो अप्रैल है, 23 अप्रैल को मैं इनकी लास्ट क्लास लूँगा, तो बीच में मेरे पास 24, 25 और 26 ये 3 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे। इन 3 दिनों में मेरा जो एग्जिस्टिंग 10th के 2 बैचेस चल रहे हैं, जैसे आप लोगों के 2 चल रहे हैं, ऐसे उनके भी 2 बैचेस हैं, तो ये 3 दिन उनकी छुट्टी रहेगी, बल्कि 27 को भी छुट्टी रहेगी। तो ये जो 4 दिन है ना, 24, 25, 26, 27,
इन 4 दिन के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि जैसे 3:30 से 4:30 क्लास होती है ना, तो बच्चे अगर कोई रुकना चाहें, अगर आप में से जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने बाद में ज्वाइन करा है तो 3:30 से 4:30 ना लेकर 3:30 से 5 मिनट आधा घंटा एक्सटेंड करूँगा। 2 घंटे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ क्योंकि 4:30 से 5:30 वो 1 घंटा मेरे पास फ्री रहेगा अगले 4 दिन तक। कब 24, 5, 6 और 7, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि मैं 23rd अप्रैल को भी फ्री हुआ तो भी हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, समझ गए। तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। उसके बाद 27 तारीख के बाद में 5 मई तक, 27 से 5 मई तक जो है तब मैं 2 अलग अलग बैचेस में लेकर एक कंबाइन करके उनको मॉर्निंग में कंप्लीट करा सकता हूँ, तो तब भी मेरे पास 4:30 से 5:30 का टाइम फ्री रहेगा। तो आज 19 तारीख है, आप लोगों को लगभग 3 या 4 दिन और वेट करना है मैक्सिमम, बस 3 या 4 दिन और वेट करके फिर मैं पुराना जो भी आपका थोड़ा पोर्शन, ज़्यादा पोर्शन नहीं है, थोड़ा बहुत जो पोर्शन बचा हुआ है वो मैं आपका कवर अप करा दूँगा, ठीक है भाई। और क्लास दोनों बोर्ड में होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है। राजसी, आर्या, विहान, विनायक, ठीक है। आप लोग जैसे हाँ ऑनलाइन भी हैं, इनमें विहान और विनायक ने तो शायद हाँ ये दोनों तो शुरू से ज्वाइन करा हुआ है। आर्या और राजसी तुमने शायद हफ्ते भर बाद ज्वाइन करा था, तुमने भी 1 हफ्ते बाद सुहान फर्स्ट से किया था, हाँ तो तुम्हारा भी इनके साथ ही है, इन बच्चों के साथ ही है। और तुमने अभी करा है, तो तुम्हारा भी सबका साथ में मैं कवर अप करा कर एट पार ले आऊँगा, बिल्कुल बराबर ले आऊँगा, ठीक है। तो बस आपको 23rd तक मैक्सिमम वेट करना है। दूसरा ये बता देता हूँ कि 21st यानी कि परसों का शायद मैंने आपको बताया था, परसों फैमिली फंक्शन है, मैं परसों क्लास नहीं ले पाऊँगा, उसके बदले संडे को होगी क्लास सेम टाइम पर 3:30 बजे, ठीक है। ये प्रॉब्लम जनरली आ ही रही है, सभी टीचर्स के साथ आ रही है। क्या करें, ये एग्जाम्स इस बार इतने लेट हो गए। तो 12th का तो बताया था ना कितना ख़त्म लेट हो और रहा इस बार वो तो जून में चला। 13th जून को एग्ज़ाम्स उनके ख़त्म हो रहे हैं, सोचो कितना लेट। हाँ हाँ, मतलब मैं आधा घंटा और एक्सटेंड करके जो पुराना वाला पोर्शन है वो कवर अप कराऊंगा, ठीक है ना। 3:30 से 4:30 जो हमारा जो रेगुलर बैच चल रहा है 3:30 से 4:30 में, तो उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आधा घंटा हम एक्स्ट्रा करके जो पुराना है वो पुराना कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आया था सर, मुझे डाउट साइंस में था। हाँ सर जैसे हम कांच में हवा भरते कुछ वक्त बाद सर हवा फिनिश हो जाती है, सर कैसे होती है, लीक होती है? वो नहीं लीक नहीं होती, वो क्या होता है ना कि वो वेट की वजह से होती है, जैसे लगातार वेट उसके ऊपर पड़ता रहता है। तो जो टायर होता है ना, जो टायर होता है, इस टायर का यहाँ पर वॉल्व होता है, एक ऐसे वॉल्व होता है, इस वॉल्व के ऊपर एक पिन लगी रहती है। तो वो जो पिन है बस उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। आप ये समझ लीजिए, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी, वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो 4 पिनों के ऊपर टिकी हुई है। वो जो पिन है, वो पिन उसको रोक कर रखते हैं कि जो टायर इन्फ्लेटेड है, मतलब भरे हुए टायर्स हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई है, तो वो पिन ही एक लॉक है जो उसकी हवा को नहीं निकलने देती। और अगर वो पिन खराब हो जाए तो हवा नहीं रुक पाएगी, हवा निकल जाएगी टायर में से। तो ये जो पिन है ना, इस पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। किसकी वजह से? क्योंकि टायर लगातार मूव करते रहते हैं जब गाड़ी चलती है, तो उस पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। तो बहुत थोड़ी सी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रेशर पास्कल में निकालते हैं ना, माइक्रो पास्कल के ऑर्डर की हवा, बहुत थोड़ी हवा धीरे धीरे निकलती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब एकदम से नहीं होता ये काम। इस काम में भी क्या होता है कि महीना भर, 1.5 महीना, इतना टाइम लग जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जिन लोगों की भी कार ज़्यादा रनिंग में रहती है, तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो एक बार अपनी जो हवा है वो एक बार प्रेशर टाइट करवा लेते हैं उसका, ठीक है। तो वही रीज़न है, और कोई ऐसा लीकेज वगैरह, लीकेज कह सकते हैं कि थोड़ा वहीं से लीक होता है। वो उसमें भी कुछ नया सिस्टम आया है कि वो ऊपर से वो कुछ कवर कैप कर देते हैं उसको, डबल प्रोटेक्शन होता है, वो निकलता नहीं है उसमें कुछ। हाँ जो भी है। और सर अगर हमने टायर में ब्रेक नहीं डाला सर तभी निकल जाएगी। हाँ तब भी वो खड़े तो वजन होता है ना, वजन की वजह से। नहीं सर, मतलब हम इसको बिना ब्रेक डाले से नॉर्मली रख दिए टायर को बिल्कुल। हाँ तब नहीं निकलेगी, क्योंकि टायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ में, मान लीजिए फुटबॉल है,
आप कभी भी देखेंगे कि फुटबॉल की हवा नहीं निकलती है। फुटबॉल में नई आपने फुटबॉल ली, एक बार भर दिया, उसको खेलते ही रहते हैं लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम निकल नहीं हो होती। जाती है दोस्त हाँ? उसमें कम टाइम में निकल जाती है। बहुत टाइम बाद निकलती है। लेकिन जो टायर्स है ना, टायर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि टायर्स के ऊपर पूरा वेट पड़ा रहता है, गाड़ी का पूरा वेट होता है। हालांकि पीछे की तरफ से गाड़ी उतनी हैवी नहीं होती जितनी आगे की तरफ से, क्योंकि आगे पूरा इंजन होता है इतना बड़ा, तो वो पूरा वजन उसके ऊपर रहता है, इस वजह से उसकी हवा धीरे 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 निकल जाती है। ठीक है, चलिए जी, एक क्वेश्चन और नोट करें। इस पर कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड the magnification produced by a plane mirror is +1. Magnification produced by a plane mirror is +1. Full stop. What does this mean? What वर्चुअल है does this mean? बिल्कुल सही। एक चीज तो ये हो गई कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा, ये तो कॉन्टेक्ट फर्स्ट किस तरह का कॉन्टेक्ट ये तो Object is of the same size. बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑफ द सेम साइज। पता है क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 आ रही है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? H2/H1। ठीक है, आप ये कहें m इज इक्वल टू होता है H2/H1, और इसकी वैल्यू आ रही है +1, तो H1 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो H2 इज इक्वल टू H1। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है m is equal to +1 means that size of image is same as the size of object. Size of image is same as the size of object. ठीक, ठीक है जी, इतना करिए, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। नेक्स्ट आपकी क्लास कल होगी, मैथ्स की। Thank you, sir. चलिए, ओके।